हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी की? उम्मीद है काफी अच्छी होगी और घर में पढ़ाई लिखाई काफी बेहतरीन चल रहा होगा। तो आए दिन पिछले कुछ वीडियोस में मेरा कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव करवा दो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर आया है, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि पहले ऑब्जेक्टिव देन आफ्टर सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आज बारी है बेसिकली इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव का, यानी इकोनॉमिक्स आप लोग का तो 2025 में एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड की तरफ से। चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स को या साइंस के बच्चे हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चे, जो इकोनॉमिक्स है आप लोग का पेपर उसका एग्जाम होने वाला, उसका इस वीडियो में हम लोग करने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और बहुत बेहतरीन आंसर्स मैंने बनाया है आप लोगों के लिए और बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसको समझाऊंगा। बेसिकली इस वीडियो का दो पार्ट होने वाला है। पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। क्या बोले? जो पहला पार्ट है उसमें एक वेरी शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सर फिर फंसा दिए ना सर आप। सर अभी सर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट डालेंगे तो लॉन्ग कब डालिएगा? जिस दिन ये वीडियो आप लोग के पास आ रहा होगा, जिस दिन ये वीडियो आ रहा होगा, यानी ये वीडियो आप लोग के पास 26 जनवरी को आ रहा होगा, 26 जनवरी का शाम में, यानी लगभग 7-8 बजे के करीब आ रहा होगा ये वीडियो। तो जिस दिन ये वीडियो आ रहा होगा उसके दूसरे वाले दिन ही मेरे चैनल में जाके देखना, सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा लॉन्ग आंसर का भी। डन तो? हाँ, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है कि सर हिंदी वाला लोग के लिए तो अब सर गेम कर दिए सर। अब तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा है सर, देख रहे हैं सर। गेम कर देना सर, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। सुनो, यहाँ पे हिंदी वाला लोग के लिए भी सोल्यूशन है। जैसे ही इंग्लिश वाला खत्म हो जाएगा, हिंदी वाला भी अलग से वीडियोस अपलोड होगा सब्जेक्टिव का, तो घबराना नहीं है। चैनल में नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो ताकि सब कोई लोग पढ़ सके। अकेले मत पढ़ो यार, सेल्फिश मत बनो, ठीक तो? हाँ, तो चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना? रुके हुए रहना। और कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है? तो रुके हुए रहना इन द सेंस कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा, यानी नेक्स्ट डे, इसके दूसरे दिन ही, जिस दिन ये वीडियो आ रहा होगा उसका दूसरे दिन लॉन्ग आंसर टाइप का पार्ट अपलोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, डिफाइन अ सब स्टैंडर्ड और इंफेरियर आर्टिकल। देखो मैंने एक चीज लिखा है 2 into 6, 2 into 6 बराबर 12, इक्वल टू 12, है ना? हाँ, यानी दो दो नंबर करके 6 सवाल लिखना है। लेकिन हम 8 सवाल का आंसर बताए, ऐसा नहीं कि 6 ही सवाल का आंसर बताए मेरे मर्जी से। 8 सवाल का आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन अ सब स्टैंडर्ड और इंफेरियर आर्टिकल। इंफेरियर आर्टिकल यानी इंफीरियर गुड्स। डन तो? देखो, a substandard or inferior article refers to a product or good that fails to meet the established standard or specification of quality। बहुत मोटा मोटा लिखा रहा है जी, रुको तो 1 मिनट। ठीक है? ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी। सच आर्टिकल्स में भी डिफेक्टिव, ये आर्टिकल्स डिफेक्टिव हो सकता है, डैमेज्ड हो सकता है, या फिर खराब क्वालिटी का हो सकता है, एंड मेकिंग देम अनफिट फॉर देयर इंटेंडेड यूज। और इससे क्या होता है कि जो यूज होगा वो बढ़िया से नहीं हो पाएगा इसका। द आर्टिकल में बी मेड फ्रॉम इंफेरियर मटेरियल। जो आर्टिकल बनेगा, जो सामान बनेगा, जो कमोडिटी बनेगा, हो सकता है वो खराब क्वालिटी का सामान से बना हो, और कंस्ट्रक्टेड विद पुअर वर्कमैनशिप, और कंस्ट्रक्ट भी होगा तो अच्छा तरीका से नहीं होगा। डन इतना? हाँ, तो सबसे पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, दूसरा वाला सवाल, व्हाई इज द एआर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एआर कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस काहे है इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? पीसी मार्केट में एआर कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों होता है? यानी कुछ इस प्रकार से बनता होगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे वाई एक्सिस है। गलत बोल दिए सर, अबे लिखे तो सही है ना, गलत बोलने दो। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला मेरा बनता है ए आर, ये बनता है ए आर इक्वल्स टू एम आर, बनता है ना बाबू? हाँ, शाबाश। और ये वाला बनता है मेरा टी आर, ये टी आर कर्व बनता है, ये ए आर और ये एम आर, ऐसा कर्व बनता है। तो सवाल में यही पूछा गया कि जो ए आर है, ठीक है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस काहे ला होत रही। तो काहे होत रही, जरा सा पढ़त रही तो पता चलत रही। सबसे पहला क्या, देखो, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, पीसी मार्केट में, अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं। वो प्राइस ले सकता है, प्राइस बना नहीं सकता। एंड नॉट द प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट, और कभी भी प्राइस डिटर्मिनेंट भी नहीं होता है। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, अ सेलर इज नॉट एबल टू एनी इम्पैक्ट इन द मार्केट। बहुत सारे सेलर होते हैं, इसलिए कोई एक सेलर का कोई भी
आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो द प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री इज एक्सेप्टेड बाय द परफेक्ट कॉम्पिटिटर, इसीलिए जो प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेलर को वही प्राइस में बेचना होता है। दिस इज द रीजन दैट इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एआर कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एकमात्र रीजन है एआर कर्व पैरेलल क्यों होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में उसका। वेयर ए आर इज इक्वल टू एम आर, जैसे अभी अपने डायग्राम में बताया आप लोगों को, वक्र में बताया कि जो ए आर है इक्वल टू एम आर, यानी ए आर और एम आर बराबर होता है। ठीक है, इतना लिखिएगा आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए 50 शब्द में लिखना होता है यार। डन। तो चलो 3 नंबर देखो क्या है। लिस्ट 3 वेज इन विच द ओलिगोली नहीं ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली फॉर्म्स कैन बिहेव। देखो सबसे पहला है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। देखो, in a collusive oligopoly, firms cooperate with each other to maximize their joint profit. Collusion can lead to higher price and reduce output, harming consumer. ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? In a non-collusive oligopoly, firms compete with each other. Firms compete with each other, but they also recognize their interdependence. The resulting equilibrium is also known as Carnot-Nash equilibrium. ये घंटा पता था तुम लोग को? Carnot-Nash equilibrium कभी नाम सुना था? कभी नाम नहीं सुना होगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इसको बोलते हैं Carnot-Nash equilibrium। ठीक है, किसको? नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली को। थर्ड में क्या है? In a dominant firm oligopoly, one firm has a significant market share and sets the price while the other firm follow. एक फर्म क्या करेगा? प्राइस फिक्स करेगा और दूसरा फर्म उसको फॉलो करेगा। डन। तो हाँ, सवाल नंबर 4 देखो क्या है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, फालतू सवाल है सर, ये सब कुछ सवाल है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो हम बताएंगे। ठीक है, देखो क्या है। बेसिस में है सबसे पहला मीनिंग, फिर माइक्रो मैक्रो। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल्स क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, और होल मतलब पूरा इकोनॉमी का बात करेंगे। डन। चलो, कंसर्न विथ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड फर्म, ये एच एच का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये एच एच का मतलब होता है हाउस होल्ड, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में क्या होगा? सेंट्रल प्रॉब्लम, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, और इसमें क्या हो जाएगा? मैक्रो में डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। डन। तो हाँ, अप्रोच में क्या हो? देखो, टेक्स बॉटम अप अप्रोच। माइक्रो में क्या होता है? बॉटम से अप जाता है, यानी नीचे से ऊपर। और मैक्रो में क्या होता है? टेक्स टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे आता है। डन। चलो सवाल नंबर 5 देखते हैं। डिफाइन द टर्म्स मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। एकदम लुल वाला हम बता देते हैं। देखो, जहां शब्द मार्जिनल आएगा, एक बार रिपीट करना रे, जहां शब्द मार्जिनल आएगा, क्या बोले बेटा? जहां शब्द मार्जिनल आएगा वहां तुमको दिमाग लगाना है कि भैया कोई एक्स्ट्रा यूनिट का या एडिशनल यूनिट का बात किया जा रहा है। फिर से बोलो एक बार साथ में। घर में है तो चिल्ला चिल्ला के बोलो, लाइब्रेरी में बैठा है तो धीरे धीरे बोलना, ठीक है ना? तो लाइब्रेरी वाला बाकी सब बच्चा उठ के मारने लगेगा। ठीक तो हाँ, क्या बोले? जहां शब्द मार्जिनल दिखेगा पूरा इकोनॉमिक्स में, खोपड़िया में घुसाइए, जहां शब्द मार्जिनल दिखेगा इकोनॉमिक्स में, वहां या तो एक्स्ट्रा या तो एडिशनल का बात किया जाएगा, या तो एक्स्ट्रा या तो एडिशनल का बात किया जाएगा। डन। तो अगर कॉस्ट बोला है यानी एक्स्ट्रा यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है, अगर रेवेन्यू बोला है तो एक्स्ट्रा यूनिट को बेच करके कितना इनकम कमा रहे हैं। समझ गए? वाह, बड़ा होशियार है यार तुम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, तो हम बोल दिए मार्जिनल अगर वर्ड आएगा तो सर किसका? या तो एक्स्ट्रा या तो एडिशनल का बात आएगा। डन। तो यहाँ पे सर कॉस्ट है नहीं, खर्चा। रेवेन्यू तो बोला नहीं है कि इनकम के बारे में बात करेंगे, खर्चा बोला है। देखो यहाँ पे, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट और एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में कितना खर्चा होता है उत्पादक को, उसमें जो वो जो खर्चा होता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। वाह, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला देखो, MC इक्वल टू डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये वाला भी है, इसको भी याद रखना, पॉकेट में लेके जो एग्जाम में, MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। हो गया सर, मार्जिनल हो गया सर। और एवरेज, फिर से जहां एवरेज दिखा भैया, जहां एवरेज दिखा, बोलो बेटा, जहां एवरेज दिखा उसका मतलब होता है पर यूनिट। फिर से, जहां एवरेज दिखा उसका मतलब होता है पर यूनिट। समझा बच्चा? हाँ,
और जहां शब्द मार्जिनल लिखा उसका मतलब होता है एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट। चल, इसमें क्या लिखता है, द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में खर्चा नहीं बोल रहे हैं, हमें एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है हम इस बात को लेकर के बात कर रहे हैं। बार बार कंफ्यूज मत होना, एक एक्स्ट्रा पे और हर एक पे कितना खर्चा हो रहा है वो होता है एवरेज कॉस्ट, और एक एक्स्ट्रा में कितना खर्चा हो रहा है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। डन तो हाँ, इसका भी दो फॉर्मूला है, देखो क्या है, एक AC इक्वल टू TC बाई क्यू और एक है हम लोग का क्या AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, ये दोनों फॉर्मूला पकड़ में लेके जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक सर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, किसका, बैंक का, यानी मात्रात्मक नीति होता है। क्या होता है बच्चा, मात्रात्मक नीति होता है, किसका होता है सर, सेंट्रल बैंक का, केंद्रीय बैंक का। इससे क्या होता है सर, इससे जो है साख नियंत्रित होता है सर, यानी क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, किसका, कमर्शियल बैंक का। कौन करता है, सेंट्रल बैंक। हम लोग का देश में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है सर, RBI। RBI का गवर्नर कौन है सर, फंसा दिए ना सर, अरे धुंधा, देखो बता देता है। RBI आया था, कब आया था सर, सर 1 अप्रैल 1935, समझा, ये RBI आया था, ठीक है, सेंट्रल बैंक हम लोग का कंट्री का। जो पहले इसका हेडक्वार्टर था वो था मेरा कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा में पहला हेडक्वार्टर था, अभी इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है कहाँ पे सर, मुंबई में सर, ठीक है। इसका जो गवर्नर का नाम है वो अभी जो वर्तमान गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या बोले, संजय मल्होत्रा। लिख ले कॉपी पेन उठा लिख ले, मोबाइल मत देख सिर्फ, ठीक है, कान में ठूस लेगा ना ठेपिया तो बस चल जाएगा। लिखो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखो। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान गवर्नर है RBI के, ठीक है। और संजय मल्होत्रा जी से पहले कौन थे, हमारे शक्तिकांत दास। और ये कब से कार्यरत हुए हैं, ये कार्यरत हुए हैं 11 दिसंबर 2024 से। डन इतना। चलो SLR क्या होता है, देखो सर एक सवाल में 4 सवाल बता रहे आप सर, गलत कर रहे, गलत नहीं कर रहे यार, ठीक है। आ जाएगा तो फिर फंसेगा तो बताएगा कि सर बताए नहीं थे। देखो यहाँ पे, द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करता है ताकि कमर्शियल बैंक का लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाए। It is a requirement for commercial bank to hold a certain percentage of their net demand and time liabilities in the form of liquid asset। इसमें वो एसेट को रखा जाता है, वो संपत्ति को रखा जाता है जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो कि तुरंत नगद में कन्वर्ट हो सके, परिवर्तित हो सके। डन तो हाँ। चलो 7वां नंबर सवाल क्या है, द कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन विच वेरिएबल। जो कंजम्पशन फंक्शन है, वो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखो यहाँ पे, द कंजम्पशन फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ जॉन मेनार्ड किन्स, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं JM किन्स। ये किन्स नहीं है बे, यहाँ पे सब कोई लिख देता KINS किन्स, ये किन्स नहीं है, कीन्स है, ठीक है, KEYNES, सटीक लिखो, ठीक है, गलत मत पढ़ो यार, KINS पढ़ता है सब कोई, मत पढ़ो तुम लोग ऐसा। तो जॉन मेनार्ड किन्स इनका पूरा नाम है, a British economist। The consumption function expressed between total income and total consumption, यानी जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच में स्टैब्लिश करता है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल कंजम्पशन के ऊपर। द लॉ एसोसिएटेड विद कंजम्पशन फंक्शन इज कॉल्ड कीनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको, कीनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। डन तो हाँ। उसके बाद देखो क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो ये वाला चीज ही हम बता रहे थे, सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, जहां पे सी कंजम्पशन है, वाई इनकम है और एफ जो है वो सिंबल ऑफ फंक्शन है, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सर पॉजिटिव रिलेशन मतलब, सर पॉजिटिव रिलेशन मतलब होता है कि अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और अगर इनकम घटता है तो कंजम्पशन भी घटेगा, जैसे प्राइस और सप्लाई में होता है। डन तो हाँ। 8वां नंबर सवाल क्या है, देखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करेंट अकाउंट बैलेंस यानी करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो मीनिंग क्या है, ट्रेड बैलेंस इज दैट अकाउंट विच शोज द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स मतलब दृश्य, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट ऑफ BOP में करेंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड करेंट ट्रांसफर, ठीक है।
डिफरेंस क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट। विजिबल एक्सपोर्ट यानी गुड्स कितना एक्सपोर्ट करे और गुड्स कितना इंपोर्ट करे, उन दोनों का बीच का गैप, उन दोनों का बीच का डिफरेंस कहलाता है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये क्या है? देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव आइटम्स होगा यहाँ पे, इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव आइटम्स, यानी एक्सपोर्ट एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड इनफ्लो ऑफ करेंट ट्रांसफर। उधर से इनफ्लो होगा यानी आएगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, यानी दोनों पॉजिटिव है, यानी इसीलिए पॉजिटिव आइटम। और उसके बाद क्या कहता है? एंड नेगेटिव आइटम। सर नेगेटिव कब होगा? जब आउटफ्लो होगा और जब हम लोग पैसा जाएगा तब। तो सर पैसा जाएगा कब? जब हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आउटफ्लो ऑफ करेंट ट्रांसफर, उसको नेगेटिव आइटम कहते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस ही करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। डन इतना? यस सर। आइटम्स क्या है देख, इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिजिकल गुड्स ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स का करेंगे, यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं टेंजिबल आइटम्स का करेंगे। और इसमें इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिजिकल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, है ना, यानी फिजिकल गुड्स का भी करेंगे सर और सर्विसेज का करेंगे सर। डन तो इतना? हाँ। और यहाँ पे क्या है बेसिस? या तो कंसेप्ट लिख या फिर स्कोप लिख। क्या लिखेगा रे? या तो कंसेप्ट लिखो या फिर स्कोप लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पे इट इज नैरो कंसेप्ट और इट इज ब्रॉड कंसेप्ट। इट इज नैरो कंसेप्ट एंड इट इज ब्रॉड कंसेप्ट। समझे गुरुजी? हाँ। चलो पढ़ लो यार, पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। 18 तारीख को पेपर है और 20 तारीख को पेपर इकोनॉमिक्स का। नहीं पढ़ेगा तो पैसा कैसे कमाएगा रे? है बताओ, पैसा कमा सकेगा? नहीं। अब सब कोई डायलॉग मारेगा, पैसा से सर हर खुशी नहीं ना मिलता है सर। लेकिन पाजी, जिस चीज से खुशी मिलता है उस हर एक चीज में पैसा आता है ना पाजी। तो पढ़ना पड़ेगा यार, कुछ भी कर लो, सब कोई तुम बाबा बाबा का बात मत सुनो, ठीक है। कि पैसा नहीं होगा क्या दिक्कत है, जिंदगी इतना सुंदर है, जीवन को सुंदर बनाओ। अरे कैसे सुंदर बनेगा जीवन? जीवन सुंदर बनाने के लिए पैसा पैसा चाहिए, ठीक है। और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फोकस होके पढ़, घर में बैठ के फांकी मत मार, ठीक है। और एक चीज मेरा बात हमेशा याद रखना, माँ बाप को दिखाने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। कि बाहर में दिख रहा है इकोनॉमिक्स का बुक, हर अंदर में तुम मोबाइल में खेलेगा फ्री फायर, वो कर रहा है, ठीक है। वो सब नहीं करना है, समझ गया ना? हाँ, गेम उम का नशा है किसी को, जो वीडियो देख रहा है छोड़ दो यार, अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दो फिलहाल, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। आज ही से छोड़ो, ऐसा नहीं कि कल सुबह से छोड़ेंगे, अभी से ही छोड़ो। छोड़ो मतलब छोड़ो, खत्म, ठीक है। अगर बढ़िया मार्क्स स्कोर करना हो, जितना बता रहे उतना पढ़ते चल, नहीं पढ़ेगा जिंदगी बेकार, पहले ही बोल दे रहे। एक वक्त ऐसा आएगा ना, तुमको लगेगा कि शायद बात सुन लेते किसी का, कोई भी अगर टीचर को तुम अपना आइडियल मानता है, अपना गुरु मानता है दिल से, उनका बात सुना करो, ठीक है। क्योंकि देखो वो उस स्टेज को पार करके आया होता है वो बंदा, ठीक है। जैसे तुम लोग को अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 7 साल हो गया, ठीक है। अब तुम लोग हम पढ़ा रहे हैं तो 7 साल, तो 7 साल पहले हम तुम लोग के जैसा थे, तुम लोग के जैसा ही स्टूडेंट थे, समझ गए ना? तो हम जानते हैं कि क्या होता है। तो एक बार बढ़िया से पढ़ लो, अच्छा परसेंट आ जाएगा, तुम लोग के लिए ही क्या है, तुम लोग के लिए ही क्या है, क्या है बताओ? भला, BHALA, भला, समझे? तो बहुत इंग्लिश आता है जी। देखो यहाँ पे मजाक करता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ बात करता है। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर, आप ना बतिया रहे। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? 3-3 नंबर का 6 सवाल पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला, डिफाइन इक्विलिब्रियम, इन विच केस इज द मार्केट सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो क्या है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस और रिस्क। Equilibrium occurs when the supply of a good or service equal to the demand for it, resulting in no tendency for the price to change. Price change नहीं होगा सर, और जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसी चीज को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते रहे। In other words, the market is in a state of balance where the quantity of good or service that suppliers are willing to sell equal to quantity that buyers are willing to buy. ये इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाता है और बायर उस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है वही मैक्सिमम प्रॉफिट कहलाता है हम लोग का। डन इतना? वेरी गुड। आगे देखो कंडीशन क्या क्या है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कांस्टेंट, है ना, जो मीन्स होगा प्रोडक्शन का वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अरे लिखा क्या नहीं रहे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कांस्टेंट। कंसेप्ट ऑफ डिमांड मस्ट बी इक्वल टू कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। और लेवल ऑफ प्रोडक्शन शुड बी गिवन। सर गिवन का मतलब क्या? दिया रहेगा? अरे नहीं रे पगला, गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना, यानी स्थिर रहेगा। डन तो? हाँ।
10वां नंबर सवाल, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का मतलब क्या होता है? देखो सीधा सिंपल से बात बताए, मान लो तुमको रसगुल्ला का भूख सवार है, रसगुल्ला खाएंगे सर पूरा एकदम, है ना, इतना रसगुल्ला इच्छा जा रहा है ना सर, कहा बोले सर, है ना, तो रसगुल्ला खाने का पूरा इच्छा, तीव्र इच्छा है। अब जैसे ही पहला वाला तुम रसगुल्ला अपने मुंह में रखोगे, इतना सेटिस्फेक्शन होगा ना, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, बोलेगा बस इसी चीज के लिए पढ़ाई कर रहे थे सर, यही सर 10 रुपया का रसगुल्ला खाने के लिए सर, ठीक है, यही जिंदगी है सर। रसगुल्ला खाया, जैसे ही दूसरा खाएगा ना, पहला में जितना तुमको सेटिस्फेक्शन होगा, पहले में जितना तुमको खुशी होगा खाने के बाद, दूसरा रसगुल्ला में उतना नहीं होगा जितना पहले में हुआ है, होगा लेकिन उतना नहीं होगा। तीसरा खाओगे तो दूसरा में जितना होगा उससे भी कम, और पहला से तो और भी कम होगा। चौथा खाओगे तो एकदम और कम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। यानी कोई भी कमोडिटी का जैसे जैसे एक एक यूनिट प्लस होते जाता है, फिर से कोई भी कमोडिटी का, कोई भी सामान का जैसे जैसे तुम एक एक यूनिट प्लस करते जाते हो, तुम्हारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एक एक यूनिट घटते जाता है, समझ गया ना। और घट घट के एक समय ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, और एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि सर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तुम फेंक देगा रसगुल्ला को, भाग सर नहीं अच्छा लगा, समझे। तो वही चीज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो रसगुल्ला को करते हैं साइड, और अगर मुंह में पानी आ रहा होगा तो उसको बाद में खाएंगे हम लोग रसगुल्ला को, ठीक है। तो मुंह में पानी आ रहा होगा तो कंट्रोल कर उसको, देख अभी पढ़, अच्छा मार्क्स लाएगा ना तब। The law of diminishing marginal utility is also known as Gauss's first law. The law states that when the consumer goes on consuming an extra unit of a commodity, the MU derived from that particular commodity tends to fall. अभी बताएं, जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट तुम कंज्यूम करते जाएगा वैसे वैसे एमयू क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है सर, सही बताए आप तो सर, आप पढ़े लिखे निकले। देखो यहाँ पे आफ्टर सर्टेन लिमिट द कंजम्पशन एंड द डिराइव्ड यूटिलिटी बिकम जीरो। एक समय में क्या होगा, जो यूटिलिटी है वो जीरो हो जाएगा। एंड इफ द कंजम्पशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, और अगर फिर भी तुम खाते रहा, द कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग, देन द एमयू डिराइव्ड बिकम नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा वो। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डन तो इतना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम। ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम कितना मस्त से बनाया है, देखो यहाँ पे हमेशा जब भी देखो ये डायग्राम बना हुआ है पेंसिल से, जब भी डायग्राम बनाइएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा विनती आप लोग से हाथ जोड़ के, जब भी डायग्राम बनाइएगा कृपया करके पेंसिल का इस्तेमाल करें, नहीं तो काट देगा नंबर, एक भी नहीं देने वाला है मास्टर, समझ गया। मेरे जैसा मास्टर रहेगा तो हम तो देख भी नहीं करेंगे आगे तुम कौन सी लिखा, जहां हमको पेन दिखा डायग्राम में, समझ गया ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, ठीक है, जहां जहां बोल रहे हैं वहां वहां सुनते चलो कि नंबर कटता है, और ऐसे ही साफ सुथरा डायग्राम बनाएगा, ऐसे ही जैसा हम बनाए हैं, एकदम साफ साफ, ठीक है, सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग किसको लेते हैं, क्वांटिटी को, और वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं किसको, किसको लेते हैं, प्राइस को लेते हैं। डन तो, और ये वाला मेरा डिमांड कर्व है, और ये वाला मेरा सप्लाई कर्व है, जहां दोनों कट कर रहे हैं वो है मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ओपी है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ओक्यू है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डन तो, यही चीज लिखा है, देखो मार्केट इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ ए गुड और सर्विस इक्वल टू द डिमांड फॉर इट, रिजल्टिंग इन नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू चेंज, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो समझ गया कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। अब देखो क्या है, एज शोन इन द डायग्राम, डी इज द डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, ये वाला बताए थे डी, और ये एस सप्लाई कर्व, एंड एस इज द अपवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व, एंड ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां दोनों कट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग ई नाम दिए थे, और ई जो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हम एरो करके लिखे भी है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। where both the supply and demand meet each other and becomes equal, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं और वहां पे आकर के इक्वल हो जा रहे हैं। Corresponding to this point of equality, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. OP क्या है, equilibrium price, और OQ equilibrium quantity मैंने तो बताया, ये वाला OP equilibrium price और OQ equilibrium quantity। डन दो, चलो नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, डिफाइन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाउ इट इज रिलेटेड टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी ओवर एन अकाउंटिंग ईयर भी लिख सकता है, यानी 1 अप्रैल से दूसरा साल का 31 मार्च तक, टिपिकली अ ईयर।
It is widely used indicator for a country's economic activity, growth, and standard of living. GDP also design policy according to the situation, that is fiscal and monetary policy. जैसा अवस्था उस हिसाब से पॉलिसी भी डिजाइन करता है, चाहे वो फिस्कल हो चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो. इट ऑल्सो अलाउज कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस दी कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज से अगर कंपेयर करना है तो सब कंट्रीज का हम जीडीपी उठा करके कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. अब रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन पूछा, देखो यहाँ पे जीएनपी और क्या जीडीपी. देखो ये जी जी कट गया, पी कट गया, बचा डी से एन. डी मतलब डोमेस्टिक यानी घर, एन मतलब नेशनल यानी देश. तो सर घर बड़ा कि देश बड़ा? सर देश बड़ा. और हम लोग अभी भी जब भी ताकते हैं तो किधर से किधर ताकते हैं? इधर से इधर. किधर से किधर? सर ये जो है मेरा राइट साइड है सर, ये राइट एंड है. तो राइट एंड से हम लोग किधर ताकते हैं? लेफ्ट एंड की तरफ ताकते हैं ना रे. हाँ. तो अब देखो डोमेस्टिक से कहां ताकेंगे? नेशनल की तरफ ताकेंगे ना हो. हाँ. तो डोमेस्टिक से नेशनल यानी सर डोमेस्टिक छोटा, सर छोटा से बड़ा करना है तो प्लस होगा सर, हम लिखे हैं सर प्लस सर. और एनएफआई को जोड़ देंगे. एनएफआई का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. पहला रिलेशन खत्म, खत्म सर. दूसरा देखो क्या है, वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी. जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, एक बार फिर बोलना, जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. सिर्फ पर सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे, जैसे लिखा है. बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. डन. तो वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं. तुम नहीं बोलेगा तो क्या नहीं बढ़ेंगे, पूछ थोड़ी रहे हैं. देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है. ठीक है. देखो थोड़ा सा मजाक के साथ पढ़ो, है ना. इतना लंबा वीडियो है यार, पढ़ते पढ़ते बोरिया आ जाएगा. ठीक है. अब बाद में पता चला बिस्तर उस्तर के साथ सो गया, भाग भाग सो. तो पढ़ाई उड़ाई कुछ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में मजाक मस्ती होना चाहिए ना हो. हाँ चलो बहुत कर लिया. 13 नंबर में देखो क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. ड्रॉ डायग्राम. अभी इक्विलिब्रियम प्राइस बताए थे ना अभी. हाँ वही चीज है. देखो यहाँ पे द इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस where the demand for a commodity is exactly equal to the supply of a commodity. The equilibrium is that price where the seller wants to sell and the buyer is willing to buy at that price. वो एक ऐसा प्राइस है जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, और वो एक ऐसा प्राइस है जहां पे सेलर उस प्राइस में, उस कीमत में बेचने के लिए भी तैयार है, और जो खरीदने वाला जो है, जो क्रेता है, वो खरीदने के लिए भी तैयार है. अब देखो कुछ शेड्यूल बना, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? शेड्यूल. फिर से बोलना एक बार, SCHEDULE, शेड्यूल बोलते हैं. देख जब प्राइस 1 रुपया था, अरे यार गलत लिखा गया है. यहाँ पे आप सप्लाई करना, ठीक है, यहाँ पे आप सप्लाई करना और यहाँ पे आप डिमांड करना. डन. तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना. ठीक है. देख जब प्राइस 1 रुपया था तो 20 यूनिट सप्लाई करते थे और 100 यूनिट डिमांड करते थे. जैसे ही प्राइस बढ़ के 2 रुपया हो गया तो अब हम 20 यूनिट के जगह 40 यूनिट मांगने लगे. लेकिन सर प्राइस बढ़ा ना सर, तो देखिए 100 से 80 सर वो घट गया सर. ऐसा काहे सर? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सर कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है. डिमांड और प्राइस में ऋणात्मक संबंध होता है सर. डिमांड और प्राइस में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, सप्लाई और प्राइस में धनात्मक, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, एंड देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. तो अब देख इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है. देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है बच्चा? देख 3 यूनिट पे हो रहा है. देखो यहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर है, यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, हो रहा है ना. और इसके ऊपर देखो ये 20 40 100 80, यानी इसमें डिमांड सप्लाई ज्यादा है. सॉरी यहाँ पे ये वाला डिमांड था ना मेरा, ये डिमांड था. ठीक है, ये डिमांड था और ये वाला मेरा सप्लाई था. ठीक है. इसमें क्या है कि सर एक सेकंड, इसमें कुछ गलती लिखी है क्या? देखो इसमें ये वाला मेरा सप्लाई है और ये वाला मेरा डिमांड है. ठीक है. तो इसमें डिमांड ज्यादा है. देखो इसमें क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और इसमें हो जाएगा सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. ठीक है. वो नाम गलत लिखा गया इसीलिए पूरा रिलेशन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 वाला यूनिट में कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहा है. यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, और यहाँ देखो 100 80, यानी डिमांड ज्यादा है, और 20 40 यानी सप्लाई कम है, तो डिमांड बड़ा है. ठीक है. और यहाँ पे डिमांड क्या है, सॉरी सप्लाई क्या है, ज्यादा है, और डिमांड जो है वो कम है, तो सप्लाई देखो यहाँ पे ज्यादा है. डन. तो इतना. अब देखो डायग्राम बना दिए. अब देखो कैसे करके सर पता चलेगा, कैसे कैसे कैसे. देखो यहाँ पे
ये वाला लाइन एक तो पार दिए, ई मान लो ए और ई मान लो बी, ठीक है, और ई मान लो मेरा पी है। तो देखो यहां से यहां तक देखो, ये जो सट रहा है ये कौन सा वक्र है, मांग वक्र है। तो पी ए क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है, और जो पी से बी तक क्या हो रहा है सर, ये वाला सप्लाई कर, यानी यहाँ टच हो रहा है, यानी पी बी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो सर देखिए जैसे सप्लाई ज्यादा हो रहा है सर यहाँ पे, और डिमांड पी ए हो रहा है, यानी ए बी से, ए बी अमाउंट से सप्लाई ज्यादा हो रहा है। और नीचे में क्या होगा सर, डिमांड ज्यादा होगा। सर देखो ना यहाँ डिमांड हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं डी। देखो पी और डी ई सप्लाई कर्व है नहीं वाला, देखो पी और डी सप्लाई हो रहा है, लेकिन पी और सी क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। तो सर पी सी डिमांड ज्यादा ना हो रहा है, यहाँ पे पी बी सप्लाई ना ज्यादा हो रहा है, तो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड आया, बुझाया, समझ में आया हो। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, डिफाइन मार्केट, राइट डाउन द फोर एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच डिफरेंट मार्केट्स आर डिफाइंड। जे मार्केट का डेफिनेशन में लिखा बाबू, मार्केट इज अ प्लेस, कूट देंगे, सही में बोल रहे हैं, 500 फाइट मारेंगे उसको। जे लिखा, मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस, जे लिखा सर मार्केट एक ऐसा जगह है सर जहां पे सर हम लोग खरीदते और बेचते हैं। अरे गधा, घरवा का दुआरिया पास तेरा आया मान लो साइकिल लेके सब्जी वाला, ठीक है, तो वो मार्केट बना देगा तुम उसको, है बोरा पट्टी कबाड़ी पट्टी ऐसा है, सब्जी पट्टी सब्जी मंडी, कुछ भी बना रहा है यार। मार्केट एक अवस्था है, फिर से बोलो, मार्केट एक ऐसा अवस्था है या ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे जो बायर है, क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो विक्रेता है वो अपना गुड्स और सर्विस बेचते हैं, और जो क्रेता है वो गुड्स और सर्विस खरीदते हैं विक्रेता से। कभी मत बोला मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस, कसम खा लो आज के बाद, ठीक है। बीएसटी में भी है, तुम लोग अगर कॉमर्स वाला कोई देख रहा है तो समझ में आएगा, बीएसटी में भी है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तुम उसमें घुसड़ेगा मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस, मत लिख यार। मार्केट रेफर्स टू अ सिचुएशन या अरेंजमेंट where the buyer and seller meet or contact each other in order to sell or purchase their goods and services। कभी मत लिखना, ये मिस्टेक नहीं, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया सर, बोलने से भी नंबर नहीं मिलेगा सर, समझे ना सर। हाँ, मार्केट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट्स नॉट अ प्लेस बच्चा, ठीक। चलो एलिमेंट्स, मार्केट होने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है, देख डिमांड का होना जरूरी है। अब डिमांड अब जान रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ प्राइस और जनरल प्राइस लेवल। सर सप्लाई का भी होना जरूरी है, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल एट अ गिवन प्राइस लेवल। सर प्राइस का भी होना जरूरी है, एक ऐसा अमाउंट जितना बायर सर पे करने के लिए रेडी हो, और ऐसा अमाउंट जो कि सेलर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। और एक सर कंपटीशन, द राइवलरी बिटवीन फर्म्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू कंज्यूमर, और सर कंपटीशन का भी होना जरूरी है। तो कुछ ये 4 पॉइंट है सर, 8 पॉइंट बता सकते हैं सर हम आपको सर, कंपटीशन, इंफॉर्मेशन और भी बताएंगे सर, लेकिन उतना आपको लिखना नहीं है सर जी, ठीक है, इसलिए आप 4 ही जानिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डन तो हाँ, 15वां नंबर सवाल क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तुम सबसे पहले लिखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे सब कुछ डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है, यानी निजी क्षेत्र लेता है। सरकार का वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, सरकार का वहां कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। अब फीचर्स देख क्या क्या है सर, प्राइवेट ओनरशिप, यानी बेसिकली एक इंसान का इकोनॉमी होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद क्या, हाई कंपटीशन, बहुत कंपटीशन हाई है। फ्रीडम टू टेक डिसीजन, सर छूट है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। कंट्रोल ओवर प्राइस, आप ही का इकोनॉमी है तो प्राइस का भी कंट्रोल आप ही के ऊपर रहेगा सर। फ्री ट्रेड, कभी भी कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, कोई प्राइस का कंपटीशन नहीं है। तुम बोलेगा कोई सामान 100 रुपये में बेचाएगा तो 100 रुपया में ही बेचाएगा भैया, क्योंकि तुम्हारे साथ और किसी का कंपटीशन हाईएच नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 16 नंबर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फ्लो एंड मॉनिटरी फ्लो। देख इधर एक चीज बता रहे हैं, तुम लोग सिर्फ ई वाला ध्यान दो, ई वाला है ना, ये वाला जो है तुम लोग ध्यान दो, ये वाला डायग्राम बनाना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ हाउस होल्ड, यहाँ फार्म, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, फार्म से गुड्स एंड सर्विस जा रहा है हाउस होल्ड में, और हाउस होल्ड उसी का इस्तेमाल करके क्या दे रहा है, उसको फैक्टर सर्विस दे रहा है। फिर से, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हैं, एंटरप्राइज भी लिख सकते हैं। और फर्म इसी फैक्टर सर्विस का इस्तेमाल करके आपको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विस देता है। ये किसका है सर, ये एक्चुअल फ्लो का डायग्राम है। फिर से बोल, ये एक्चुअल फ्लो का डायग्राम है। डन तो स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा किसका डायग्राम, ये है मेरा मॉनेटरी फ्लो का डायग्राम। फिर से बोलो, ये किसका डायग्राम है बच्चा, ये है मॉनेटरी फ्लो का, मॉनेटरी
फ्लो का, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म को, और फर्म जो होता है वो फैक्टर पेमेंट देता है किसको, हाउस होल्ड को। ये स्क्रीनशॉट ले ले और पॉकेट में डाल के जा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है, घबराना मत, एकदम सटीक पढ़ाएंगे। ये बोलिएगा सर एक्चुअल फ्लो लिखा है सर, आप यहाँ पे रियल फ्लो दिखा रहा है सर, बात बराबर होता है सर, आप सिर्फ पढ़ के जाओ सर, ठीक है। देखो मीनिंग, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, और मॉनेटरी फ्लो इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक। तो उसके बाद क्या है सर, कहाँ चला गया रे, हाँ देखो यहाँ पे, difficulty in exchange, there may be difficulty of barter system in exchange of goods and factor service, there is no such difficulty in case of money flow। अरे मनी है तो सर barter system कैसे ना आएगा सर, ठीक है। अल्टरनेटिव नेम क्या, दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, यानी एक्चुअल फ्लो का नाम ही फिजिकल फ्लो है और मॉनेटरी फ्लो का नाम ही क्या है, नॉमिनल फ्लो। डन है इतना, हाँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं होता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास जल्दी ही आएगा, जल्दी मतलब जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उसका नेक्स्ट वाला दिन, जैसे मैंने की बताया कि यानी 27 ऑफ जैन को, यानी 27 जनवरी तक आप लोग के पास आ जाएगा, और फिर मैं हिंदी वाला भी वीडियो लेकर आऊंगा उसके नेक्स्ट वाले दिन, ठीक है। तो stay tuned till then, bye bye, wish you all the very best for your exam, keep growing and keep learning। सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज से और कुछ नया क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।